हे एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मुझे मालूम है मेरी वन शॉट वीडियोस ने आपको बहुत हेल्प पहुंचाई थी आपके बोर्ड एग्जाम में। वैसे ये वन शॉट वीडियोस आपको सीयूईटी के अंदर बहुत ही ज़्यादा मदद पहुंचाने वाली हैं। ये जो पर्टिकुलर वीडियो है इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो भी आपके पॉलिटिकल साइंस के डिलीटेड चैप्टर्स हैं वो हम करेंगे। ये वाली जो वीडियो है आज की, इसमें आपका जो पहला चैप्टर है इस वाली बुक का, जो कि है द कोल्ड वॉर एरा, इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, एमसीक्यू सेंट्रिक करेंगे ताकि आपका जो सीयूईटी का एग्जाम है इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। बाकी ऑलरेडी मैंने वीडियोस को अपलोड किया हुआ है अपने चैनल पे, तो आप जा करके उनको देख सकते हो, जो कि आपने अपने बोर्ड एग्जाम्स के दौरान में भी देखी होंगी। राइट, चलिए फिर शुरू करते हैं। पहले हमें बैकग्राउंड की बात करनी है। आखिर ये जो चैप्टर है, बाकी और भी चैप्टर्स की वीडियो आ जाएंगी, आप चैनल पे एक्टिव रह सकते हो। ऐसे ही हम हिस्ट्री ज्योग्राफी के जो भी डिलीटेड चैप्टर्स हैं उनकी मैं अपलोड करूंगा वीडियो, और अपलोड होने के बाद एक बार मैं सारी वीडियोस को ना मर्ज भी कर दूंगा, ताकि आपको 10-11 घंटे के आसपास या 10 घंटे के आसपास की पूरा डोमेन आपका कंप्लीट हो जाए। राइट, चलिए फिर हम एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी करेंगे। तो ये कुछ बेसिक बातें थी, अब इस चैप्टर पे आते हैं। ये जो चैप्टर है द कोल्ड वॉर एरा, इसकी अगर मैं बात करूँ ना, तो इस चैप्टर के अंदर हम बेसिकली कोल्ड वॉर के बारे में बात करेंगे। तो हमें बैकग्राउंड पता होना बहुत ज़रूरी है। आप इस चीज़ को जानते हो कि जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड होता है उसकी जो डेट है वो यहाँ पर 1939 से लेकर 1945 तक ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर चलता है। राइट, अब ये जो वर्ल्ड वॉर सेकंड होता है ना, ये दो पावर्स के बीच में होता है। एक तो आप एलाइड पावर देखते हो जिसमें आपको कुछ कंट्रीज मिल जाएंगी, फॉर एग्जांपल फ्रांस है, यूएस है, यूएसएसआर है, ब्रिटेन मिल जाएगा। एक आपको मिलेगा एक्सिस पावर। एक्सिस पावर के अंदर आपको कंट्रीज मिलेंगी, फॉर एग्जांपल जर्मनी, इटली, जापान। राइट, इनके बीच में यहाँ पर वर्ल्ड वॉर सेकंड होता है। अब वर्ल्ड वॉर सेकंड कैसे खत्म होता है, जब यहाँ पर जापान की दो सिटीज, कौन कौन सी, हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर यहाँ पर यूएस क्या करता है, एटॉमिक बॉम्ब्स को गिरा देता है। ये हमने पढ़ा हुआ है, इसके बारे में आपने सुना होगा ना। हिरोशिमा पे जो बॉम्ब डाला जाता है उसको कोड नेम दिया जाता है लिटिल बॉय, और नागासाकी के ऊपर जो गिराया जाता है बॉम्ब उसको फैट मैन। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फैट मैन, और इसमें जो था दैट वाज लिटिल बॉय। ये 1 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है। राइट, तो वर्ल्ड वॉर सेकंड कैसे खत्म हो रहा है, जब यूएस क्या कर रहा है, 2 एटॉमिक बॉम्ब्स को गिरा रहा है जापान की सिटीज के ऊपर, हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर, और जापान सरेंडर कर देता है। लेकिन इस बात के लिए ना यूएस को क्रिटिसाइज भी किया जाता है। ये बोला जाता है कुछ कंट्रीज के द्वारा कि जापान बेसिकली सरेंडर करने ही वाला था, आपने बेकार में इस बॉम्ब को गिराया, जो कि इसका कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर यूएस ये बोलता है कि नहीं भैया, जापान के ऊपर बॉम्ब गिराना बहुत ही ज़रूरी था। अगर मैं नहीं गिराता, हम नहीं गिराते बेसिकली बॉम्ब को, तो इससे फर्दर यहाँ पर क्या होता, मतलब लॉसेस होते रहते अमेरिकन लाइफ्स के, और मतलब प्रॉब्लम रहती काफ़ी ज़्यादा। ये वॉर चलता रहता और लोगों की जाने जाती। एनीवेज, कुछ भी हो, ये वर्ल्ड वॉर सेकंड ही था जिसके खत्म होने के बाद कोल्ड वॉर की स्टार्टिंग होती है यूएस के बीच में और यूएसएसआर के बीच में, क्योंकि ये 2 सुपर पावर्स ही रह गई थी वर्ल्ड में जिनके पास काफ़ी ज़्यादा पावर थी। इनके बीच में कोल्ड वॉर शुरू होता है। अब वर्ल्ड वॉर सेकंड जो यहाँ पर हो रहा है ना, ये जो वर्ल्ड वॉर सेकंड हो रहा है, इसी के एंड को यहाँ पर माना जाता है कि इसी का एंड जो है, इसी से यहाँ पर जो कोल्ड वॉर है बेसिकली उसकी शुरुआत हो रही है। कोल्ड वॉर की शुरुआत हो रही है। एनीवेज, अब हम देखते हैं कोल्ड वॉर बेसिकली है क्या। तो कोल्ड वॉर आप देखते हो कि जो उस टाइम पे एक तो यूएस आपको देखने को मिलेगा और एक यूएसएसआर, इन दोनों के बीच में क्या होता है, इन दोनों के बीच में टसल चलती है। यही 2 सुपर पावर्स थी वर्ल्ड में, यानी इन्हीं के पास काफ़ी ज़्यादा पावर थी, तो इनके बीच में यहाँ पर स्ट्रगल चलता है। इसी को हम कोल्ड वॉर कहते हैं। अब ये जो कोल्ड वॉर है ना, इसमें ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ये बर्फ़ से लड़ेंगे, ऑब्वियसली ऐसा नहीं है। कोल्ड वॉर का मतलब होता है ये लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो पर्टिकुलर वॉर है ना, ये बेसिकली इनडायरेक्टली लड़ेंगे, डायरेक्टली नहीं लड़ेंगे, इनडायरेक्टली फाइट करेंगे। देखो हॉट वॉर में क्या होता है, एक तो आपको मिलेगा हॉट वॉर जिसमें कंट्रीज आपस में यहाँ पर क्या करती है, मिसाइल्स का, वेपन्स का यूज़ करके लड़ेंगी आपस में, फिर उसमें से कोई विजेता निकलेगा, विनर। कोल्ड वॉर में क्या होता है, ये आपस में लड़ेंगे नहीं, बस इनके बीच में टसल चलेगी, होड़ मचेगी कि देखो भैया मैंने मिसाइल टेस्ट कर ली, यूएसएसआर अगले दिन बोलेगा मैंने भी मिसाइल टेस्ट कर ली, यूएस बोलेगा मैं देखो स्पेस में इतना आगे हूँ, यूएसएसआर बोलेगा मैं भी कुछ कम नहीं हूँ। ऐसे इनमें होड़ मची हुई थी, ये डायरेक्टली फाइट नहीं करते, ये एक हॉट वॉर में कन्वर्ट नहीं होता, कोल्ड ही रहता है। तो डेफिनेशन यहाँ पर वैसे भी हमें एग्जाम में डेफिनेशन तो लिखनी नहीं है, हमारा एमसीक्यू बेस्ड है, बट तब भी आपको आइडिया होना चाहिए। तो कोल्ड वॉर रेफर टू कॉम्पिटिशन, the tension and a series of confrontations between the United States and Soviet Union backed by their respective allies। इनके बीच में बेसिकली ना ये आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट भी था, क्योंकि यूएस से किसको सपोर्ट करता था, लिबरल डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म को।
ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ यूएसएसआर वाले चैप्टर में, एंड ऑफ बायपोलैरिटी के अंदर, राइट। लेकिन यूएसएसआर ऑन दी अदर हैंड सोशलिज्म और कम्युनिज्म जैसी आइडियोलॉजीज को सपोर्ट करता था। तो ये आइडियोलॉजिकल वॉर भी है। एक और यूएस किसको सपोर्ट कर रहा है? कैपिटलिज्म को, फ्री इकोनॉमी, गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होगा। सोशलिज्म और कम्युनिज्म जैसी आइडियोलॉजीज को सपोर्ट कर रहा है यूएसएसआर, जिसमें सरकार का कंट्रोल होता है। अब यहां पर इन दोनों को ये पता था, यूएस को भी ये चीज पता थी और यूएसएसआर को भी, कि ये आपस में काफी ज्यादा पावरफुल हैं। अगर कल को वॉर हो जाएगा तो बहुत ही मुश्किल है किसी एक सुपर पावर को विनर डिक्लेयर करना, राइट। इसीलिए ये जो वॉर है ना, ये हॉट वॉर में कन्वर्ट नहीं होता, कोल्ड वॉर ही रहता है। इसको ना लॉजिक ऑफ डेटरेंस कहते हैं, मतलब दोनों ने कोशिश करी वॉर को प्रिवेंट करें, क्योंकि यूएस भी जानता था कि अटैक हो गया तो फिर भैया बहुत लॉस होगा, क्योंकि यूएसएसआर हमारे सामने है, वो भी बहुत पावरफुल है। सेम इज विद द यूएसएसआर, इसको भी लग रहा था कि यूएसए बहुत ज़्यादा पावरफुल है, अगर अटैक हो जाएगा, वॉर हो जाएगा, तो फिर यहाँ पर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलेंगी और काफ़ी सारी जाने जाएंगी लोगों की। इसीलिए ये जो वॉर था, ये यहाँ पर हॉट वॉर में कन्वर्ट नहीं होता, कोल्ड वॉर ही रहता है। इसीलिए दोनों यहाँ पर कोशिश करते हैं कि वॉर को हमें प्रिवेंट करना है, यानी इसको लॉजिक ऑफ डिटरेंस कहते हैं। डिटरेंस हमने सिक्योरिटी वाले चैप्टर में भी याद करो पढ़ा था। किस वाले चैप्टर में? सिक्योरिटी वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया था डिटरेंस का मतलब होता है ये प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं वॉर को। एनीवेज, यहाँ पर एक चीज आपको और देखने को मिलेगी, ये जो डिटरेंस रिलेशनशिप है ये वॉर को प्रिवेंट तो करता है, बट राइवलरी दोनों में खत्म नहीं होती है, ये टसल चलती रहती है, ठीक है। और एक कोल्ड वॉर कब खत्म होगा? जब 1991 में यूएसएसआर का हो जाएगा डिसइंटीग्रेशन, ओके। और सुपर पावर्स को ना ये भी बोला जा रहा था, एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि भैया आप अपना अच्छा बिहेवियर रखना, रैशनल और रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर रखना, मतलब आपको कोशिश करनी है कि ये बेसिकली वॉर हॉट वॉर में कन्वर्ट ना हो, और आप ही रिस्पॉन्सिबल होंगे फिर इसके पीछे अगर हो जाता है तो, ठीक है। चलिए, अब यहां पर होता क्या है, एक इंपॉर्टेंट फीचर आप इस वॉर का देखोगे कोल्ड वॉर के दौरान, यू विल फाइंड वन थिंग, ये लोग अलायंसेस बनाएंगे, ग्रुप्स बनाएंगे, ठीक है। तो यहां पर हम देखेंगे कि फॉर एग्जांपल यूएस क्या करता है, यूएसए आपको पता होगा नाटो बनाता है, ठीक है। यहां पर यूएसएसआर क्या करता है, ये यूएसएसआर बनाता है वार्सो पैक्ट। तो ये चीज़ें आपको मिलेंगी, ये ग्रुप्स बनाना कॉमन था, क्योंकि ये चाहेंगे कि ग्रुप्स बनेंगे तो इन्हें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, इनकी यहाँ पर बेसिकली पावर बढ़ेगी, राइट। तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि ये जो सुपर पावर्स हैं, स्मॉलर कंट्रीज इनको ज्वाइन क्यों करती थी? वाई स्मॉलर स्टेट्स ज्वाइन सुपर पावर्स लेड अलायंसेज? तो इसके पीछे का रीजन ये है कि बेसिकली जब मान लो कोई छोटी कंट्री है वो यूएस के ग्रुप में ज्वाइन हो रही है, तो इसे प्रोटेक्शन मिलती थी यूएस से। इसके साथ साथ मान लो ये जो पर्टिकुलर कंट्री है ये ए है और इसके पड़ोसी वाली कंट्री बी है, इसके साथ इसकी लड़ाई है, ए की लड़ाई है बी के साथ। अब यूएस के ग्रुप में ये अगर आ जाएगा ए, तो फिर यहाँ पर इसे फायदा मिलेगा ना, बी को दिखा सकता है कि भैया मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ यूएसए है, उसके साथ और भी कंट्रीज हैं, तो मेरे से पंगा मत लेना। तो इन्हें बेसिकली यहाँ पर क्या होती थी, वेपन्स मिलते थे, इकोनॉमिक एड अगेंस्ट देयर लोकल राइवल्स, मोस्टली रीजनल नेबर्स विद वूम दे हैड राइवरलीज। तो जिनके साथ इनकी लड़ाई होती थी, राइवरली होती थी, उनके साथ हम देख सकते हैं कि बेसिकली इन्हें प्रोटेक्शन मिलती थी, राइट। अब यहाँ पर ये जो हम कहेंगे ना कि दो ग्रुप्स बन रहे हैं, एक तो नाटो, एक वार्सो पैक्ट, दो सुपर पावर्स के जो अलायंसेस बन रहे हैं, इसने यहाँ पर वर्ल्ड को दो कैंप्स में डिवाइड कर दिया था। ये बेसिकली आपको यूरोप में डिवीजन देखने को मिलेगा। जो वेस्टर्न यूरोप था वो किसको ज्वाइन कर लेता है? ये नाटो को ज्वाइन कर लेता है। और जो आपको ईस्टर्न यूरोप देखने को मिलेगा, इसकी जो मोस्टली कंट्रीज थी यूएसएसआर की साइड थी। ये आप नाटो का फ्लैग देखते, मतलब ये आप लोगो देख सकते हो, और ये है किसका? वार्सो पैक्ट का, ठीक है। तो कुछ बेसिक बातें जान लो एमसीक्यूज के लिए। नाटो यहाँ पर ये वेस्टर्न अलायंस था और वर्सेस वार्सो पैक्ट ईस्टर्न अलायंस। नाटो बनता है 1949 के अंदर। इसमें आपको 12 कंट्रीज देखने को मिलेंगी, जिनके बीच में ये था कि अगर किसी भी एक कंट्री पे आपने अटैक कर दिया इन 12 कंट्रीज में से, इसका मतलब आपने सारी कंट्रीज को छेड़ दिया। इसका मतलब मान लो आप एक कंट्री को छेड़ रहे हो, उस पर अटैक कर रहे हो, तो सब पे कर दिया, सारी कंट्रीज हमला बोलेंगी मिलके उस पर्टिकुलर कंट्री के ऊपर। तो इनके बीच में ये आपस में अग्रीमेंट था। वार्सो पैक्ट बनता है 1955 के अंदर। इसका एम था नाटो को काउंटर करना, राइट। इसके साथ साथ ऐसा भी होता था, सुपर पावर्स अपनी मिलिट्री का भी यूज करते थे कंट्रीज को अपने ग्रुप में इन्वॉल्व करने के लिए। फॉर एग्जांपल यूएसएसआर ने क्या किया, जो कुछ ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज को ना अपनी मिलिट्री के थ्रू डरा के धमका के अपने ग्रुप में वार्सो पैक्ट में इन्वॉल्व करवाया। यूएस इसके साथ साथ ना दो और ग्रुप्स बनाता है।
अलायंसेस बनाता है। एक तो सीटो है, इसकी फुल फॉर्म याद रखना, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और सैंटो, सीटो सैंटो, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये किसकी फुल फॉर्म है, सैंटो की। इतना आपको याद रखना है। यूएसएसआर यहां पर कैसे रिस्पॉन्स करता है इसके प्रति, यूएसएसआर यहां पर क्या करता है, अपने कुछ कंट्रीज के साथ रिलेशन स्टैब्लिश करता है। फॉर एग्जांपल नॉर्थ वियतनाम है, नॉर्थ कोरिया है, इराक है, राइट। और ऐसा भी होता था, मान लो इनका कोई ग्रुप है और उसमें कुछ कंट्रीज हैं, उनके बीच में कभी कभी आपस में, मतलब मान लो यूएसएसआर है और उसके ये कुछ कंट्रीज हैं अलायंसेस जो कि उसका पार्ट है यूएसएसआर के ग्रुप का, वॉर्सो पैक्ट का, तो लड़ाइयां भी हो जाती थी अपनी सुपर पावर के साथ। जैसे कि चाइना और यूएसएसआर एक बार को लड़ भी लेते हैं, टेरिटोरियल डिस्प्यूट हो जाता है इनके बीच में टेरिटरी को लेकर, तो लड़ाई झगड़े भी कॉमन थे, राइट। तो ये चीज भी हो रही है। और एक और इंपॉर्टेंट फीचर हम देखेंगे जो कि अभी हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, इस टाइम पे हो रहा था नाम का बनना, नॉन अलाइन मूवमेंट का बनना। तो ये जो नाम बनता है वो आप इस टाइम पे देखोगे नॉन अलाइन मूवमेंट की फॉर्मेशन होती है इसी टाइम पे, ओके। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये आप यहां पर देख सकते हो कि कैसे जो वर्ल्ड है वो दो कैंप्स में डिवाइड हो जाता है। एक तो आपको मिलेगा रेड वाला, ये वाला पोर्शन रेड वाला, जिसमें आप ये कुछ कंट्रीज को एक बार माइंड में रख सकते हो। रशिया तो है ही, मतलब पूरा यूएसएसआर तो था ही। इसके साथ साथ आपको ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज मिलेंगी, पोलैंड है, हंगरी है, रोमानिया है, बल्गेरिया आपको मिलेगी देखने को, एस्टोनिया है, लटविया, लिथुआनिया, ठीक है। ये तो रशिया हो गया ऑब्वियसली, यूक्रेन है, ये सारी कंट्रीज आपको मिलेंगी। ऑन दी अदर हैंड ये जो आप ग्रीन वाली कंट्रीज देख रहे हो जिसमें नॉर्वे है, यूएस भी मिलेगा आपको, फ्रांस है, इंग्लैंड आपको मिलेगा, इटली है, ये किसके साइड थी, ये बेसिकली किसके साइड थी, नाटो के साइड। तो ये नाटो कंट्रीज हो गई, ये वाली नाटो कंट्रीज है, नाटो कंट्रीज। और ये वाली आपको कौन सी कंट्रीज मिलेंगी, ये आपको मिलेंगी जो कि वॉर्सो पैक्ट के अंदर थी, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहां पर ये भी क्वेश्चन सामने आता है कि ये जो सुपर पावर्स हैं इनको अलाइज की जरूरत क्यों थी, ये तो इतनी पावरफुल थी, इन्हें क्यों छोटी छोटी कंट्रीज चाहिए। देखो इन्हें ना कई सारे रिसोर्सेज वगैरह मिल जाया करते थे इन अलाइज, ये जो अलाइज कंट्रीज हैं इनसे। इसके साथ साथ इन्हें जगह मिल जाती थी जहां पर ये अपने वेपन की टेस्टिंग कर सकते हैं, लॉन्च कर सकते हैं वेपन्स को, और अपने सैनिकों को, ट्रूप्स को डिप्लॉय करके रख सकते हैं। लोकेशन भी इनको मिल जाती थी ताकि ये स्पाई कर सकें। मान लो यहां पर ये यूएसएसआर है, राइट, और इसके ये अलाइज हैं। अब यहां पर इनके ऊपर नजर रखने के लिए यूएस क्या करेगा, इसके आसपास ही मान लो कोई कंट्री है, उसको अपने कब्जे में लेने की कोशिश करेगा, इसको ग्रुप में अपने नाटो में इन्वॉल्व करने की कोशिश करेगा। इससे क्या होगा, इससे अगर मान लो ये वाली कंट्री यूएस के ग्रुप में आ जाती है, नाटो को ज्वाइन कर लेती है, तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा, ये नजर रख सकती है इनके ऊपर, इन कंट्रीज के ऊपर जो कि दुश्मन है यूएसए की। तो स्पाई करने के लिए, जासूसी का काम करने के लिए, नजर रखने के लिए भी यहां पर अलाइज की जरूरत पड़ती थी सुपर पावर्स को, ठीक है। इसके साथ साथ इकोनॉमिक सपोर्ट भी मिल जाया करती थी, छोटी छोटी कंट्रीज भी यहां पर कभी कभी सपोर्ट करती थी इकोनॉमिकली सुपर पावर्स को। तो इकोनॉमिक सपोर्ट इन दैट मैनी स्मॉल अलाइज टुगेदर कुड हेल्प पे फॉर मिलिट्री एक्सपेंसेस, ठीक है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ये है, जब आप किसी आइडियोलॉजी पे फोकस कर रहे हो, आप चाहोगे कि आपकी आइडियोलॉजी बहुत ही ज्यादा फैले, राइट, आप चाहोगे ना ऑब्वियसली। तो यहां पर अलाइंसेस, अगर आप यहां पर एलाइज वगैरह जो है अलाइंसेस बनाओगे, एलाइज यहां पर आपके ग्रुप में आएंगे, तो यहां पर वो आपकी आइडियोलॉजी को फॉलो करेंगे। तो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस, आइडियोलॉजिकल रीजंस की वजह से भी मैं कहूंगा ये चीज होती है, ये इन कंट्रीज को अलाइंस की जरूरत पड़ती थी, ताकि यहां पर कई सारी कंट्रीज बेसिकली इनके ग्रुप में आएंगी और फिर इनकी आइडियोलॉजी को फॉलो करेंगी और इनकी आइडियोलॉजी बन जाएगी पॉपुलर। क्योंकि मैंने आपको बताया था इनके बीच में आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस भी थे, ये एक आइडियोलॉजिकल वॉर भी था, राइट। एरेनास की बात कर लेते हैं। देखो ऐसा तो नहीं होता था कि मैं ये बोलूंगा कि भाई यहां पर ये यूएसए है और ये यूएसएसआर है, ये आपस में डायरेक्टली लड़ते थे, ऐसा नहीं होता था डायरेक्टली, ये कभी भी नहीं लड़े, यानी हॉट वॉर में ये कन्वर्ट नहीं होता, ये कोल्ड वॉर ही रहता है। लेकिन एक चीज यहां पर आप कॉमन देखोगे, यहां पर अरीनास की बात होती है। अरीनास का मतलब होता है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। देखो होता क्या है, आप इस चीज को देखोगे कि जो नॉर्थ कोरिया है ना, नॉर्थ कोरिया और जो साउथ कोरिया है, इसके बीच में फाइट होती है, और फिर नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट कर रहा था उस टाइम पे यूएसएसआर, और साउथ कोरिया को यूएसए सपोर्ट कर रहा था। इसे ना प्रॉक्सी वॉर कहते हैं। अब ये जो पूरा कोरिया है ना, ये हमारे लिए अरीना हो गया। क्या हो गया? अरीना हो गया, मतलब एक जगह हो गई। अब इसे, और ये जो वॉर हो रहा है इसे प्रॉक्सी वॉर कहते हैं। ये एग्जाम में बन सकता है क्वेश्चन, प्रॉक्सी वॉर। प्रॉक्सी वॉर का मतलब होता है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया आपस में लड़ रहे हैं। ये जो सुपर पावर्स हैं ये आपस में ना लड़ते हुए
इनडायरेक्टली फाइट करेंगे। कैसे करेंगे? जैसे कि यूएसएसआर ने सपोर्ट कर दिया किसको? नॉर्थ कोरिया को, और यूएसए ने सपोर्ट कर दिया साउथ कोरिया को। तो लड़ाई तो यहां पर कोरिया में चल रही है, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में। तो इसे प्रॉक्सी वॉर कहते हैं, जिसमें डायरेक्टली फाइट नहीं होती, इनडायरेक्टली होती है। और ये पूरा का पूरा कोरिया आपका अरीना हो गया। ऐसे ही कई सारी जगह को लेकर, प्लेसेस को लेकर इन दोनों कंट्रीज में, सुपर पावर्स में, यूएस में और यूएसएसआर में इनडायरेक्टली फाइट होती है, जिसे अरेनाज हम कह रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर आपको पता होना चाहिए, एग्जाम्पल के लिए याद रखना, कोरिया, ये डेट भी इंपॉर्टेंट है, बर्लिन में, कोंगो, क्यूबा का तो अभी हम देखेंगे, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, वियतनाम भी है, अफगानिस्तान भी है, ये कुछ अरीनाज हैं, राइट। अब यहाँ पर क्या होता था, जैसे कि कुछ नॉन अलाइन कंट्रीज आपको मिलेंगी, जो कि मैं आपको अभी बताऊंगा, ये किसी भी सुपर पावर को सपोर्ट नहीं करते, इसमें आपको इंडिया भी मिलेगा। तो जवाहरलाल नेहरू हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर कोशिश भी करते हैं कि ये जो लड़ाई इनके बीच में चल रही है, कोरियंस के बीच में, नॉर्थ कोरिया वर्सेस साउथ कोरिया, इसको कम करवाने की कोशिश की जाए। तो हम तो बेसिकली हमारा मोटिव यही था, हमने पढ़ा भी है कि हमें क्या करना है, हमें, हमारा फोकस ये था कि हमें पूरे वर्ल्ड में जो पीस एंड स्टेबिलिटी है वो मेंटेन करके रखनी है। इसलिए तो हमने फिर किसी भी सुपर पावर को ज्वाइन नहीं किया। यहाँ पर आप देखोगे ये कुछ ट्रीटीज वगैरह भी साइन होती हैं। अब देखो, इन कंट्रीज को पता है, मतलब सुपर पावर्स और उनके अलाइज जो हैं, ठीक है, तो सुपर पावर और उनके जो अलाइज हैं उनको पता है कि ये जो बेसिकली बहुत ही रिस्की चीज हो रही है। यानी कि यहाँ पर क्या हो सकता है, कभी भी मिसअंडरस्टैंडिंग, मान लो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, छोटी सी चीज को लेकर भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, और उसकी वजह से ये वॉर हो सकता है, ये हॉट वॉर में कन्वर्ट हो सकता है। तो इसीलिए इन कंट्रीज ने, यहाँ पर सुपर पावर्स ने आपस में ट्रीटीज को साइन किया, ताकि इन्हें पता था कि भाई ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई और ये अगर हॉट वॉर में कन्वर्ट हो गया वॉर, तो फिर तो भैया दिक्कत ही आने वाली है, पूरी दुनिया एकदम तबाह हो जाएगी, बहुत ही डिस्ट्रक्शन देखने को मिलेगी। तो क्यों ना कुछ ट्रीटीज को साइन करके रखें। तो यहां से मैं बोलूंगा एग्जाम में क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं, आपको ट्रीटीज के बारे में माइंड में रखना है। ओके, तो यहां पर हल्का सा आइडिया रखना कि कब कौन सी ट्रीटी साइन हो रही है, कौन कौन सी कंट्रीज है। मैं आपको हल्का सा बता देता हूं, एक लिमिटेड टेस्ट बैंड ट्रीटी आपको मिलेगी, ये कब साइन होती है, ये यहां पर साइन होती है 1963 के अंदर। किस किस के बीच में? एक तो यूएस है, यूके है और यूएसएसआर है। फिर एनपीटी यहां पर साइन होती है 1968 के अंदर, इसके बारे में तो हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी, आपने अगर पॉलिटिकल साइंस को बोर्ड्स के टाइम पे अच्छे से पढ़ा है तो। 5 कंट्रीज यहां पर थी जो कि न्यूक्लियर वेपन्स वाली थी, उन्हीं के पास न्यूक्लियर वेपन्स को रहने देंगे और फिर और कंट्रीज को एक्वायर करने से रोकेंगे। इंडिया ने इसको साइन नहीं किया है। एक आपको सॉल्ट 1 करके मिलेगी, राइट, ये यहाँ पर साइन होती है, तो आपको पता होना चाहिए 1972 के अंदर साइन होती है। इसमें आपको जो देखने को मिलेंगे, रशिया, यूएस की साइड से जो प्रेसिडेंट थे वो आपको रिचर्ड निक्सन देखने को मिलेंगे, और सोवियत के जो लीडर थे वो आपको लियोनिड देखने को मिलेंगे, राइट। तो आपको सारा याद रखना है। सॉल्ट सेकंड करके भी है, जो कि 1970 यहाँ पर जो 2 है, इसमें इसको स्टार्ट किया जाता है, साइन की जाती है ये। तो यहाँ पर आप देखते हो, मतलब इसको स्टार्ट तो किया जा रहा है, देखो जो बातें हैं वो स्टार्ट हो रही है 1972 में, बट यहाँ पर लिखा गया है यूएस के जो प्रेसिडेंट थे जिमी कार्टर, और जो सोवियत के आपको लीडर मिलेंगे लियोनिड करके ही, साइन द ट्रीटी ऑन द लिमिटेशन ऑफ स्ट्रैटेजिक ऑफेंसिव आर्म्स इन वियना ऑन 18 जून 1979। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद यहाँ पर ये एक तो सॉल्ट वाली बात हो गई, स्टार्ट की बात हो रही है, स्ट्रैटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। ये जो स्ट्रैटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी है ना, ये यहाँ पर मिखाइल गॉर्बचेव यहाँ पर आपको यूएसएसआर की साइड से मिलेंगे, और यूएस के प्रेसिडेंट थे जॉर्ज बुश। तो ये 1991 में यहाँ पर साइन की जा रही है, आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद आपको स्टार्ट सेकंड मिलेगी, जैसे सॉल्ट 1 सॉल्ट सेकंड, वैसे स्टार्ट 1 स्टार्ट सेकंड। स्टार्ट की फुल फॉर्म याद रखना है आपको, स्ट्रैटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी सेकंड वाली। इसमें आपको यूएस की साइड से जॉर्ज बुश ही मिलेंगे, और यूएसएसआर की साइड से आपको, यानी उस टाइम पे तो रशिया बन चुका था ऑब्वियसली, यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया था, तो बोरिस येल्त्सिन आपको पहले इलेक्टेड प्रेसिडेंट मिलेंगे रशिया के। तो बोरिस येल्त्सिन साइन करते हैं 1993 के अंदर। तो देखो, इसमें आपको ना एक तो ईयर याद रखना है, कंट्रीज याद रखनी है, कौन सी कंट्रीज इन्वॉल्व है, और लीडर्स के नेम भी आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे यहां पर हम क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बारे में बात करेंगे, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, कुछ भी यहाँ पर नहीं है, इसमें एक ना बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट था, मैं ये बोलूँगा, ये जो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस है, इसके बारे में आपको हल्का सा आइडिया होना चाहिए। होता क्या है, आपको यहाँ पर एक छोटी सी कंट्री देखने को मिलेगी। वैसे भी इसमें हमें पूरी स्टोरी पता है, ठीक है, बट आपको लीडर्स के नाम, कुछ डेट्स ये पता होना चाहिए, इतना इनफ रहेगा एमसीक्यूज़ के लिए।
ये जो क्यूबा आप देख रहे हो ना, आज भी आपको एक कंट्री मिलेगी, ये ना यूएसएसआर की साइड थी, और मतलब कम्युनिज्म आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते थे ये लोग बेसिकली, और यूएसएसआर के ग्रुप में था ये क्यूबा कंट्री, राइट। और इसके आपको जो प्रेसिडेंट मिलेंगे क्यूबा के, दैट वाज फाइडल कैस्ट्रो, FIDEL, फाइडल कैस्ट्रो। अब आप ये देखोगे, ये जो यूएसएसआर है ना, यूएसएसआर को ये लग रहा था कि क्यूबा क्योंकि यूएस के एकदम बिल्कुल नीचे है, यूएस यहां पर क्या कर सकता है, क्यूबा को अपने कब्जे में ले सकता है, और क्यूबा तो हमारा अलाय है, हम ऐसा होने नहीं देंगे। तो यूएसएसआर क्या करता है, कुछ मिसाइल्स वगैरह यहां पर भेज देता है और डिप्लॉय करवा देता है क्यूबा के अंदर, ठीक है। तो जब ये बात पता लगती है यूएस को, तो यूएस के देखो उस टाइम पे जो आपको लीडर मिलेंगे किसके, यूएसएसआर के, दैट वाज निकिता क्रुश्चेव। आप इनकी फोटो भी देख सकते हो, और यहाँ पर मैंने यहाँ पर नाम भी लिखा हुआ है, राइट। और यहाँ पर जो आपको ये मिलेंगे यूएस के प्रेसिडेंट उस टाइम के, दैट वाज जॉन F कैनेडी। अब कैनेडी नहीं चाहते थे कि ऐसा कुछ हो कि भाई आप हमारे मतलब कंट्री के नीचे न्यूक्लियर वेपन्स को डिप्लॉय कर रहे हो, वेपन्स लेकर आ रहे हो, भाई कोई भी कंट्री नहीं चाहेगा ना। तो जॉन F कैनेडी यहाँ पर, इनको भी भाई ये मानना था कि हमें वॉर नहीं करना, बट ये चीज़ तो रोकनी पड़ेगी। फिर ये ऑर्डर देते हैं कि जो भी शिप्स यहाँ पर आ रही हैं, जो भी शिप्स आ रही हैं उनको रोको, कंट्रोल करो और वापस भेज दो। तो पूरी दुनिया को लग रहा था कि भैया डायरेक्टली फाइट में लग रहा है इन्वॉल्व हो जाएंगे, और ये जो हॉट वॉर चल रहा, मतलब कोल्ड वॉर चल रहा था इतने लंबे समय से, ये हॉट वॉर में कन्वर्ट हो जाएगा। बट यहाँ पर होपफुली एंड फॉर्चुनेटली ऐसा होता नहीं है। और ये जो क्राइसिस है, क्राइसिस आप देखते हो, ये जो क्राइसिस था क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, ये फिर एक क्राइसिस ही बन के रह जाता है, बट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट था, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके एक बार आप उन चीज़ों को, ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, इनको रीड करोगे तो आपको अच्छी खासी क्लैरिटी मिल जाएगी। बाकी लीडर्स का नाम आपको याद रखना है, डेट वगैरह थोड़ी बहुत याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर आपको एक चीज़ और देखने को मिलेगी, इंपॉर्टेंट चीज़, जो कि है यहाँ पर कि इस टाइम पे ये भी आप इंपॉर्टेंट चीज़ देखते हो कि कुछ ऐसी कंट्रीज थी जिनको जस्ट अभी आज़ादी मिली थी, और वो नहीं चाहते थे कि भाई हम किसी सुपर पावर को ज्वाइन कर ले, ना तो यूएस को ना यूएसएसआर को, ये ना अलग रहना चाहते थे। और फिर इससे बन के आता है नाम, नॉन अलाइंड मूवमेंट। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था 1955 में बांडुंग कॉन्फ्रेंस होती है इंडोनेशिया की एक सिटी के अंदर, याद होगा। फिर इसमें इसी कॉन्फ्रेंस में यहाँ पर बात की जाती है बांडुंग कॉन्फ्रेंस में, कि कौन सी मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, बांडुंग, ये जो बांडुंग कॉन्फ्रेंस होती है 1955 के अंदर, इसमें बात होती है कि हमें कैसे आपस में कोऑपरेट करना है। कई सारी कंट्रीज इसमें आती है, अफ्रीकन एशियन कंट्रीज। इसमें एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ पे बात होती है, वो थी यहाँ पर कि किस सुपर पावर को हम सपोर्ट करें, क्या हमारा वर्ल्ड के प्रति रिएक्शन होना चाहिए, क्या हमें करना है। इसी बांडुंग कॉन्फ्रेंस का रिजल्ट था जो कि नाम बन के आता है, और नाम कब बनता है, 1961 में बेलग्रेड में इनकी ऑफिशियली पहली मीटिंग होती है। तो आपको जो नाम के लीडर्स हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। यहाँ पर कुछ मेंशन है, जैसे कि आपको कुछ लीडर्स देखने को मिलेंगे, 5 फाउंडिंग मेंबर्स मिलेंगे। इंडिया की तरफ से मिलेंगे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। आपको यूगोस्लाविया जो कि उस टाइम पे कंट्री थी, आज के टाइम पे नहीं है, जोसेफ ब्रोज टिटो मिलेंगे। इजिप्ट से आपको गमाल अब्दुल नासिर मिलेंगे। इंडोनेशिया से सुकार्नो आपको मिलेंगे, और क्वामे नक्रुमा आपको मिलेंगे घाना से। तो ये आपको लीडर्स के बारे में याद रखना है। यहाँ से मैं MCQ भी करवाऊंगा, आने के चांसेस हैं कि लीडर का नाम दे देंगे और कंट्री का दे देंगे, फिर यहाँ से आपको मैच करने को पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पर हम देखते हैं कि जब ये पहली मीटिंग हो रही है 1961 में बेलग्रेड के अंदर, आखिर यहाँ पर जब ये 1961 में बेलग्रेड के अंदर ये जो पहली मीटिंग हो रही है, इसमें किन चीज़ों पे बात होती है, किन मुद्दों पे बात होती है। तो मुद्दे अगर आप यहाँ पर देखोगे तो कुछ यहाँ पर हमें फैक्टर्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि हमें इन 5 ये फोकस किया जाता है कि ये जो 5 कंट्रीज़ हैं इनको, इनके बीच में हमें कॉपरेट करना है, कॉपरेशन अमंग 5 कंट्रीज़। और यहाँ पर फोकस ये भी किया जाता है इन चीज़ों के ऊपर कि देखो यहाँ पर हो क्या रहा था, कोल्ड वॉर टेंशंस बढ़ती जा रही थी। नई नई जो भी अफ्रीकन कंट्रीज थी जिनको अभी जस्ट आज़ादी मिल रही थी, वो यहाँ पर क्या कर रही थी, बेसिकली वो यहाँ पर इस कोल्ड वॉर के अंदर इन्वॉल्व हो रही थी, या तो यूएस को सपोर्ट करके या यूएसएसआर को सपोर्ट करके, इनके अलायंसेस को ज्वाइन करके। तो इन चीज़ों पे बात होती है। इसका मतलब पहला यहाँ पर जो आपको फैक्टर मिलेगा वो ये था कि भाई 5 कंट्रीज को आपस में कॉपरेट करना है। दूसरा, ये जो कोल्ड वॉर टेंशंस बढ़ती जा रही है, इन पे बातें होती है, इनको कम करना है। और ये जो नई नई कंट्रीज आज़ाद होकर आ रही है ना, इनको भी हमें कोशिश करना है कि ये इन्वॉल्व ना हो इस कोल्ड वॉर के अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर होती हैं। बाकी कुछ फैक्ट्स हैं कि 25 मेंबर स्टेट्स यहाँ पर पहली मीटिंग को ज्वाइन करते हैं। 14th आपको समिट मिलेगी, हवाना में होती है 2006 के अंदर। 116 मेंबर स्टेट्स इसको ज्वाइन करते हैं, और 15 ऑब्जर्वर कंट्रीज भी आती हैं। अब ये जो यहाँ पर नाम बन रहा है नॉन अलाइंड मूवमेंट,
ये जो नाम बन रहा है ना तो इसे आइसोलेशनिज्म कहा जा सकता है ना इसे न्यूट्रलिटी कहा जा सकता है। देखो, आइसोलेशन का मतलब आपको पता होगा ना, अकेले रहना बिल्कुल आइसोलेशन में, और न्यूट्रलिटी का मतलब न्यूट्रल रहना, आप न्यूट्रल हो, किसी को भी सपोर्ट नहीं कर रहे हो। ऐसा नहीं है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। नाम को ना तो आप इसको आइसोलेशनिज्म की थ्योरी बोल सकते हो ना न्यूट्रलिटी, क्योंकि देखो आइसोलेशनिज्म का मतलब होता है आप आइसोलेट हो, आप इन्वॉल्व ही नहीं हो रहे हो, और न्यूट्रलिटी का मतलब भी है कि आप यहाँ पर न्यूट्रल हो, किसी को भी सपोर्ट नहीं कर रहे हो। बल्कि ऐसा नहीं था, ये जो नाम कंट्रीज थी ना, ये इनडायरेक्टली कोल्ड वॉर में इन्वॉल्व थी। सच में सर, हाँ जी, लेकिन दूसरे तरीके से। किस तरीके से? कोल्ड वॉर की टेंशन्स को कम करने के लिए ये कोशिश कर रही थी कंट्रीज। इंडिया भी, आप इसमें देखोगे कि यहाँ पर हमें कोल्ड वॉर को कम करने की कोशिश करनी है, इस कोल्ड वॉर को हॉट वॉर में कन्वर्ट जो हो रहा है, मतलब होने जा रहा है, हो भी सकता है, उसकी पॉसिबिलिटी को कम करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि जब ये कोरियन कॉन्फ्लिक्ट चलता है, इसमें इंडिया क्या करता है? इंडिया यहाँ पर क्या करता है? कोरियन कॉन्फ्लिक्ट को कम करने की कोशिश करता है। तो भैया ऐसा नहीं है कि नाम कंट्रीज जाकर के अलग हो गई, ये इन्वॉल्व ही नहीं हो रही हैं, ये इन्वॉल्व होती हैं। किस चीज को लेकर? इन टेंशन्स को कम करने के लिए, कॉन्फ्लिक्ट्स को कम करने के लिए, ताकि ये कोल्ड वॉर हॉट वॉर में कन्वर्ट ना हो जाए, हॉट वॉर में कन्वर्ट ना हो जाए। तो ये चीज आप देखोगे, राइट। आगे यहाँ पर होता क्या है, ये जो नाम कंट्रीज है ना, धीरे धीरे करके आप ये देखोगे इनमें मोस्टली जो ऐसी कंट्रीज थी जिनके पास बहुत ही कम रिसोर्सेज थे, लीस्ट डेवलप कंट्रीज थी ये, तो फिर ये धीरे धीरे करके इनका जो मोटिव था ना, ये बेसिकली कोल्ड वॉर को लेकर ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ। क्योंकि यहाँ पर इनका मानना ये था कि जब तक हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रॉपरली नहीं होगी तो फिर हम दूसरी कंट्रीज पे डिपेंडेंट ही रहेंगे, हमें ट्रूली इंडिपेंडेंस नहीं मिल सकती है, उस कंट्री को प्रॉपर फ्री नहीं बोला जा सकता, क्योंकि वो कंट्री इकोनॉमी के लिए, रिसोर्सेज के लिए रिचर कंट्रीज, और हो सकता है वो कंट्रीज जिनसे इन्हें आज़ादी मिली है उन्हीं पे डिपेंड रहेंगी। तो फिर ये जो चीज़ है ना, मतलब इनका इकोनॉमी के प्रति कंसर्न को देख करके आप ये देखोगे कि इनको इकोनॉमी को डेवलप करना था, अपनी इकोनॉमी को, ये मोस्टली लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज में आती थी। तो फिर इसी चीज़ को लेकर एक नया आइडिया सामने आता है, जो कि आप देखते हो न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। और फिर यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन आपको मिलेगा, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, UNCTAD। ये आपको एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में देखने को मिलेगा, जो कि 1972 के अंदर एक रिपोर्ट प्रेजेंट करता है, और रिपोर्ट का जो टाइटल है वो है यहाँ पर न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट। द रिपोर्ट प्रपोज्ड ए रिफॉर्म ऑफ द ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम सो एज टू। तो ये जो UNCTAD है, ये एक रिपोर्ट लेकर आ रहा है जिसका नाम है न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट। इसमें कुछ रिफॉर्म्स की बात होती है, कुछ प्रपोजल आते हैं सामने कि जो LDCs हैं उनको यहाँ पर राइट होगा कि वो अपने नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर अपना कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो इनको एक्सप्लॉइट ना करें रिसोर्सेज को। इसके साथ साथ यहाँ पर ये बेसिकली वेस्टर्न मार्केट्स को अलाउ करना होगा LDCs को कि वो उनकी कंट्रीज में जाके अपने सामान को बेच सकें और बेनिफिट कमा सकें, प्रॉफिट कमा सकें। और यहाँ पर वेस्टर्न कंट्रीज को ना टेक्नोलॉजी देनी पड़ेगी, मतलब वो देंगे टेक्नोलॉजी लीस्ट डेवलप कंट्रीज को बहुत ही कम प्राइस में, ये चीज़ है। इसके साथ साथ LDCs का अच्छा खासा रोल होगा इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस के अंदर। तो यहाँ पर मैं यही बोलूँगा, इनका जो फोकस था वो धीरे धीरे करके इकोनॉमी की तरफ जा रहा था, इकोनॉमिक मुद्दों की तरफ चला जाता है। बट आप ये देखोगे कि बाद में चल के ये जो न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर सामने आता है, इसके जो भी प्रपोजल वगैरह थे, ये जो रिपोर्ट सामने आ रही है, ये खत्म हो जाता है। क्योंकि आप खुद ही देखो, वेस्टर्न कंट्रीज ऐसा नहीं चाहेंगी ना, वेस्टर्न कंट्रीज कहाँ इन सभी चीज़ों को, रिफॉर्म्स को सपोर्ट करेंगी, वो तो बस अपना एक्सप्लॉइट करेंगी, दूसरी कंट्रीज को अपना फ़ायदा देखती हैं। तो ये बाद में चल के ये जो NIO के जो इनिशिएटिव है वो बाद में चल के फेडेड हो जाते हैं 1980s के दौरान, राइट। चलिए अब यहाँ पर हम इंडिया सेंट्रिक बात करेंगे कि इंडिया का क्या रिस्पॉन्स था कोल्ड वॉर के प्रति। तो आप इस चीज़ को जानते हो, इंडिया ने किसी भी सुपर पावर को सपोर्ट नहीं किया। हमारा यहाँ पर क्या मानना था कि हमें किसी भी सुपर पावर को सपोर्ट नहीं करना है, हम दूर रहते हैं दोनों अलाइंसेस से। और हमने जो भी नई कंट्रीज आज़ाद अभी जस्ट हुई हैं, इन अलाइंसेस का पार्ट बन रही थी, भले ही वॉर्सो पैक्ट, भले ही या फिर नाटो हो, हमने उनके प्रति आवाज़ उठाई, अपनी वॉइसेस को रेस किया, ठीक है। तो इंडिया की जो पॉलिसी है ना तो आप इसको नेगेटिव कह सकते हो ना पैसिव कह सकते हो, या फिर आप इस चीज़ को ऐसे भी ले सकते हो कि ऐसा नहीं है कि हम, वही चीज़ देखो, आइसोलेशनिज्म और न्यूट्रलिटी, इंडिया की पॉलिसी ऐसी नहीं थी, यानी हमने फ्लिंग अवे,
मतलब हमने ऐसा नहीं किया कि नाम बनाया हमने और नाम बनाने के बाद बस हमने वर्ल्ड अफेयर्स में इन्वॉल्व ही नहीं हुए, बल्कि भैया इंडिया ने कोशिश करी पूरी कि जो कोल्ड वॉर में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, कोल्ड वॉर हॉट वॉर में कन्वर्ट ना हो जाए, उस कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करने की कोशिश करी, पीस एंड स्टेबिलिटी मेंटेन करने की कोशिश करी। तो आप क्यों बोल रहे हो कि आप बेसिकली यहाँ पर वर्ल्ड अफेयर्स में इन्वॉल्व नहीं हुए हो? ठीक है, तो इंडिया की पॉलिसी यहाँ पर फीलिंग अवे की नहीं थी, हमने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया कॉन्फ्लिक्ट्स को रिड्यूस करने में। एग्जाम्पल है कोरियन वॉर, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। लेकिन यहाँ पर ना ये बोला जाता है कुछ लोगों के द्वारा कि इंडिया ने बेसिकली नाम बना के अपने इंटरेस्ट को सर्व किया, यानी इंडिया के लिए बेनिफिशियल था ये नाम, जो कि मैं कहूँगा ऑब्वियसली था भी। पहला इसके पीछे का जो लॉजिक है और जो आर्ग्यूमेंट दिया जाता है वो ये है कि इंडिया ने यहाँ पर नाम बना के वर्ल्ड अफेयर्स में इन्वॉल्व हुआ। यानी देखो, अगर मान लो इंडिया यूएस को सपोर्ट करता या यूएसएसआर को करता तो उन्हीं के अकॉर्डिंग चलना पड़ता। इंडिया ने नाम बना के किसी भी सुपर पावर को सपोर्ट नहीं किया और इंडिया ने अपने खुद के डिसीजंस लिए इंडिपेंडेंटली। इंडिया ने जो डिसीजंस है वो बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंटली लिए, अपने अकॉर्डिंग लिए, जो कि इंडिया के इंटरेस्ट में थे। दूसरा यहाँ पर देखो, इंडिया ने ना, अब मान लो इंडिया यूएस में इन्वॉल्व होता या फिर यूएसएसआर के ग्रुप में होता तो फिर दोनों सुपर पावर को सपोर्ट नहीं कर पाता, मतलब बैलेंस नहीं कर पाता। इंडिया ने नाम बनाया और इंडिया ने दोनों सुपर पावर को बैलेंस करने की कोशिश करी। और जब इंडिया को लगता था कि भैया यूएसए हमारे ऊपर प्रेशर बना रहा है और बेसिकली हमें इग्नोर कर रहा है, तो फिर इंडिया यूएसएसआर की तरफ थोड़ा सा टिल्ट हो जाया करता था। कभी ऐसा लगता था यूएसएसआर ऐसा कर रहा है तो फिर यूएस की तरफ टिल्ट हो जाया करता था। इसका मतलब हमारे दोनों के साथ ही रिलेशन ठीक रहते हैं। हाँ, ये बात सच है कि हमारा जो झुकाव था वो यूएसएसआर की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा था, ये चीज़ तो आप बोलोगे, ठीक है, जिसको इस चीज़ को लेकर क्रिटिसाइज भी किया जाता है इंडिया को। तो इंडिया के इंटरेस्ट को सर्व, यहाँ पर नाम इंडिया के इंटरेस्ट को सर्व करता है, हमारे लिए बेनिफिशियल था, हमारे इंटरेस्ट को बेसिकली सर्व करता है। लेकिन इसको क्रिटिसाइज भी किया जाता है, ये बोला जाता है कुछ कंट्रीज़ के द्वारा कि इंडिया की जो नाम की पॉलिसी है ये अनप्रिंसिपल्ड है, यानी इंडिया ने अपने इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए, अपनी कंट्री पे फोकस करने के लिए बाहर के अफेयर्स में इन्वॉल्व ही नहीं हुआ, उनसे बच गया। देखो, ये जो लोग बोलते हैं ना ऐसा, इनको मैं यही बोलना चाहूँगा, आप इंडिया की कंडीशन तो देखो ना। पहली बात तो इंडिया की पॉलिसी ये थी कि हमें किसी भी सुपर पावर को सपोर्ट नहीं करना है, ठीक है, हमें यहाँ पर क्या करना है, पूरे वर्ल्ड में पीस एंड स्टेबिलिटी मेंटेन करके रखनी है। हमेशा हमारे देश की, हमारे प्यारे भारत की यही कोशिश रही है कि हमें पीस एंड स्टेबिलिटी पूरे वर्ल्ड में मेंटेन करके रखनी है। और दूसरा, आप ये तो देखो भैया, अभी इंडिया को आज़ादी मिली है, हमें अपनी कंट्री पे काम करना है, कहाँ हम ऐसे वर्ल्ड के अफेयर्स में इन्वॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज आप देखोगे। दूसरा, क्रिटिसाइज किया जाता है कि इंडिया ने खुद ही अपनी नाम की पॉलिसी को फॉलो नहीं किया। वो कैसे? जब इंडिया ने 20 साल की ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन करी थी 1971 में विद यूएसएसआर, तो इसको लेकर बोला जाता है कि आप भाई खुद ही अपनी नाम की पॉलिसी को नहीं फॉलो कर रहे हो, आप तो यूएसएसआर के साथ अलायंस साइन कर रहे हो, ट्रीटी साइन कर रहे हो, ये कहाँ पर आपकी नाम की पॉलिसी है? तो फिर इंडिया ये बोलता है कि ऐसा नहीं है, इंडियन गवर्नमेंट ये बोलती है हमने यूएसएसआर को सपोर्ट नहीं किया, हम उसके ग्रुप में इन्वॉल्व नहीं हुए, हमने वॉर्सो पैक्ट को ज्वाइन नहीं किया। वो तो हमारी कंडीशन उस टाइम पे ऐसी थी कि जब 1971 में इंडो पाक वॉर हो रहा था तो उस टाइम पे हमें ज़रूरत थी मिलिट्री की, इसीलिए हमने मिलिट्री सपोर्ट लेने के लिए ये जो ट्रीटी है वो साइन करी, ठीक है। तो ये इंडियन गवर्नमेंट ये आर्ग्यूमेंट देती है। कुछ भी रीज़न रहा हो, इंडिया की नाम की पॉलिसी रहती है हमने किसी भी सुपर पावर को सपोर्ट नहीं किया, ठीक है। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अब इस चैप्टर से कैसे एमसीक्यूज बनेंगे वो हम बात कर लेंगे जब एमसीक्यूज की वीडियो आएगी। अब नेक्स्ट चैप्टर है यूएस की हेजेमनी को लेकर, जो कि हम फिर पढ़ेंगे। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी एंड विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, जहां पर हम बात करेंगे किसके बारे में, यूएस हेजेमनी के बारे में। ओके, वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। जो भी सीयूईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत ही बेस्ट लेवल की तैयारी ह्यूमैनिटीज़ लेवल के ऊपर होने वाली है। चलिए फिर मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल द बेस्ट।